हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का रिसोर्स के बारे में, जो कि एक ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आवर रिसोर्सेज आर द मोस्ट वाइटल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग डिफरेंट ह्यूमन नीड्स और नीड्स। ठीक है, जो रिसोर्स होता है हमारे जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है उसे फुलफिलमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऑल द बाउंडलेस एसेट्स अवेलेबल ऑन द अर्थ आर इट्स नेचुरल रिसोर्स। जो भी बाउंडलेस हो, ठीक है, जो भी बाउंडलेस एसेट्स का मतलब होता है हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज़ होता है वो जो भी हम यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल्स में सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, रिवर्स, रेन वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स etc। दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर नेचर गिफ्ट टू अस। ये हमारा नेचर गिफ्ट है, ये हमारे प्राकृतिक देन है जो ऑटोमेटिक दिया हुआ है। रिसोर्स इज अ मोड ऑफ और a source from which a benefit or lots of benefit are produced। ठीक है, रिसोर्स ऐसा चीज़, ऐसा एक मोड होता है सोर्स का जिसे हमें बेनिफिट्स या बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। विच may define a source as the gifts of nature which can satisfy human need। ऐसा गिफ्ट जो नेचर के द्वारा दिया गया है। नेचर मीन्स होता है प्राकृतिक, ठीक है, जो हमारे नीड्स को, ज़रूरत की चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, ज़रूरत की चीज़ को जो कि सेटिस्फाई करता है। ठीक है, हम लोग जो रिसोर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अकॉर्डिंग टू वैल्यू हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इकोनॉमिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, इथिकल वैल्यू एंड लीगल वैल्यू। ठीक है, द इकोनॉमिक वैल्यू पहला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना है, इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू। सेकेंड होता है एस्थेटिक वैल्यू, थर्ड होता है इथिकल वैल्यू। क्या होता है? इथिकल वैल्यू। एंड फोर्थ वन इज लीगल वैल्यू। क्या होता है? लीगल वैल्यू। क्या होगा? लीगल वैल्यू। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? अब देखते हैं चारों होता क्या है। ठीक है, तो concentrate on your book। The economic value of a resource is counted when it is used for personal and commercial purpose। ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए या कमर्शियल मीन्स बेचने के लिए, खरीदने के लिए, ये सब कुछ। जैसे एग्जांपल्स में क्रॉप्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब हम लोग इसको बेचते हैं। और नॉर्मली मिनरल्स को हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इसको सेल आउट करते हैं, इसलिए हमारा इकोनॉमिक वैल्यू कहलाता है। एस्थेटिक वैल्यू मीन्स ये होता है कि जो हमें प्लेजर दे मतलब होता है जैसे हमारा माउंटेन्स हो गया, डिजर्ट हो गया, ठीक है, ये हमें प्लेजर देता है। प्लेजर का मतलब शांति, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ देते हैं जो हम लोग कभी कभी घूमने जाते हैं। ठीक है, एथिकल वैल्यू क्या होता है? व्हेन वी रिकॉग्नाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, वी अटैच एथिकल वैल्यू टू दोज रिसोर्सेज। ठीक है, जब हम किसी भी रिसोर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि अपनी जिम्मेदारी मानकर हम इसे भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए मीन्स भविष्य के लिए जब रखते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग एथिकल वैल्यू। ठीक है, लीगल वैल्यू हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, ठीक है, हम उसे लिमिटेशन में यूज़ करें, मतलब ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करें, ज़्यादा बर्बाद नहीं करें, तो ये हमारा लीगल वैल्यू है कि हम इसे ज़्यादा बर्बाद ना करें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन रिसोर्स होता क्या है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, जो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको अलग अलग टाइप से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। जो हमारा रिसोर्स है इसको अलग अलग टाइप से हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। ठीक है, ever since the earth was inhabited, human beings and other life forms have depended on things that externally flee in nature to survive। जब से अर्थ पे ह्यूमंस
इनहेबिटेट हुआ है, मतलब रहा है, स्टार्ट हुआ है रहना, तब से वो ज़्यादातर रिसोर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, जो भी हमारा नेचर के द्वारा दिया गया रिसोर्स है उसके ऊपर ही वो डिपेंडेंट है। ठीक है, दीज थिंग्स इंक्लूड, ये कौन कौन सा चीज़ है जिस पे हम शुरू से ही डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल में है वाटर, जो कि सीज एंड फ्रेश वाटर में मिलता है, लैंड, सॉइल्स, रॉक्स, फॉरेस्ट, खास करके वेजिटेशंस, एनिमल्स, ठीक है, फिश, यहाँ तक कि फिश भी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स, इसलिए इन लोगों को हम नेचुरल रिसोर्स करते हैं क्योंकि ये हमसे पहले उपलब्ध है। ठीक है, हमें हमारी उत्पत्ति से ये पहले आया हुआ है। ठीक है, और इसी के कारण ही हमारा लाइफ इस पे सेटल्ड है। तो पहला है रिसोर्स होता क्या है, तो हमारे पास जो भी रिसोर्स है, ठीक है, तो पहला है रिसोर्स को हम लोग दो भाग में बांटे हुए हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। तो हमारा जो भी रिसोर्स है इसे हम बांटे हुए हैं दो भाग में, पहला है नेचुरल, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज मैन मेड। ओके, नेचुरल रिसोर्स, व्हाट डज इट मीन नेचुरल रिसोर्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द रिसोर्स विच आर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ऐसा रिसोर्स जो ह्यूमन ने नहीं बनाया है, दैट आर नोन एज नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल वाटर, soil, animals, etc., vegetations also. So classification of natural resource. Now we will see the classification of natural resource on the basis of origin. हम लोग origin के अकॉर्डिंग, उत्पत्ति जिसको बोलते हैं, origin के ऊपर हम लोग इसको पढ़ेंगे। origin के ऊपर मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो भाग में बांट सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स होता है ऐसा चीज़, ठीक है, ऐसा चीज़ जिसमें मतलब जो जिंदा रहता है मीन्स कि जो सांस ले सकता है, चल सकता है। एग्जाम्पल बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे एग्जाम्पल में बायोटिक रिसोर्स में आता है, बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक इकोसिस्टम और बोथ फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर, etc. ओके, और बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड यूटिलाइज फॉर सेटलमेंट, जिस लैंड पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, सॉइल फॉर कल्टीवेशन, जिस सॉइल पे हम लोग खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं, और वाटर फॉर सर्वाइवल, जिस वाटर को हम लोग नॉर्मली सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं, पानी जो नॉर्मली होता है, मिनरल्स, etc. ये सब। ठीक है, तो बायोटिक एंड एबायोटिक, ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो भी रिसोर्स जैसे ऑरिजिन के ऊपर हो गया बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक उसको बोलते हैं जिसे हम लोग जो जैसे हम लोग में है, ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब हो गया बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक वही चीज़ जो लैंड हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, etc. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, पहला है इसका पोटेंशियल रिसोर्स एंड द एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स, व्हाट डज इट मीन? Potential resource means कि potential resources are the present around us but they are not utilized properly. This may be due to non-availability of technology. हमारे पास तो रिसोर्स है पर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे यूज कर सकें। ठीक है, तो ऐसा रिसोर्स जो हमारे पास है पर हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होने के कारण, स्किल्स ना होने के कारण हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं, दैट इज नॉन एज पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, now come to the actual resource. ठीक है, the resources which have been developed by man for his own use, which are being continuously utilized or are actual resources. ऐसा रिसोर्स जो हम फिलहाल में यूज कर रहे हैं by the use of our present technology। ठीक है, हमारे पास जो भी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग, हमारे पास जो भी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी हम यूज कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। ठीक है, एग्जाम्पल में कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, etc. जो भी चीज़ ये सब है वो हमारे इस कैटेगरी में एक्चुअल रिसोर्स में आता है क्योंकि हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है, ये इसका लिमिटेशन हमारे देश में ज़्यादातर, खास करके इंडिया में, ये कोल तो ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन ठीक है, लेकिन यूरेनियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसका ये बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होने के कारण हम इसे ज़्यादा दिन तक यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब रिन्यूएबिलिटी क्या होता है? रिन्यूएबिलिटी मीन्स होता है नवीकरण, मतलब दोबारा ये अपने आप आ सकता है या नहीं, या दोबारा रिकवर हो सकता है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड हम बोलते हैं। रिन्यूएबिलिटी के ऊपर हम किसी भी रिसोर्स को अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबिलिटी वी मे क्लासीफाई
रिसोर्सेज इनटू 2 टाइप्स। हम लोग रिन्यूएबिलिटी के अनुसार पे 2 भाग में इसे बांट सकते हैं। कितने भाग में? 2 भाग में। फर्स्ट ऑफ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसा रिसोर्स जिसे हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, वो खुद होता है। ठीक है, अलग बात है बहुत सारा प्रोसेस वो ऑटोमेटिक होता है प्रोसेस, जैसे एग्जांपल्स में सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सब ऑटोमेटिक अपने आप होते रहता है। ठीक है, एनिमल्स की जनसंख्या हम बढ़ाने नहीं जाते, वो खुद होते रहता है। ठीक है, एयर, वाटर, ये सब चीज़। ठीक है, इस सबको रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं कि जो खुद से खुद बढ़ते जाए। देयर इज नो हिडन कॉस्ट इन द रीजनरेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। इसमें हमारा कोई कॉस्ट नहीं लगता है रीजनरेशन में। ये जो भी चीज़ रीजनरेट होगा इसमें हमारा कोई संपत्ति नहीं लगता है। ठीक है, ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? जो एक बार हमारे पास रिसोर्स उपलब्ध है, अगर वो खत्म हो गया तो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकता है। रिन्यू नहीं हो सकता है मतलब दोबारा आ नहीं सकता है। ठीक है, वो अगर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा मेन टारगेट होता है कि इसे हम कम से कम मात्रा में यूज करें। ठीक है, दीज रिसोर्सेज गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और या रिन्यूड। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल एंड ये सब चीज़ को हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में, किसके बारे में? अबाउट मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स, द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय मैन, ह्यूमंस या मैन, दैट इज ह्यूमंस। ठीक है, दीज रिसोर्सेज प्ले वाइटल रोल इन द यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जैसे एग्जाम्पल्स में हमारे बोलते हैं हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, ठीक है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेटअप, ये सब चीज़ जो जैसे हमारे जो भी स्कूल्स है, कॉलेज है, जो भी चीज़ है, हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारा संस्था है, सरकार, ये सब हमारा बनाया हुआ है। सो दीज आर नोन एज मैन मेड रिसोर्स। ओके, अब हमारे पास जो भी रिसोर्स लिमिटेशन में है, लिमिटेशन का मतलब होता है कम है, उसे हम कंजर्व करें। जो रिन्यूएबल है उसे भी कंजर्व कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो भी रिसोर्स है हम उसे वेस्ट ना करना है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स है कि रिसोर्स को हम कैसे बचाएं। ठीक है, तो जो भी रिसोर्स हमारे पास वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती है, उसे हमें क्या करना होगा? बचाना होगा। बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़े करें। जैसे कंजर्वेशन में ज़्यादातर प्रोटेक्शन एंड रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स आइदर नॉन रिन्यूएबल सच है, ज़्यादातर हमारे पास रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल होते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल्स के लिए हमारे पास स्किल्स अभी फ़िलहाल में उतनी डेवलप नहीं हुई है। तो मिनरल्स, ऑयल, गैस, कोल, ये सब क्या है कि ये नॉन रिन्यूएबल है। और रिन्यूएबल है जैसे वाटर, टिम्बर, फिशरीज, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स। ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूप्शन इज डिग्रेडिंग द डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज स्पेस। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे जैसे उसी तरह हम लैंड का यूटिलाइजेशन यूज करें। जैसे लैंड हमारे पास लिमिटेड है, उससे जितना हमारा जनसंख्या बढ़ेगा उतना हमारा उसका यूज करेंगे, एग्रीकल्चर में करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में करें, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लैंड को क्या करें? डिग्रेड करता है और हमारे कल्टीवेशन के लिए जो जगह है, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण हमारा जो लैंड के लिए मैंने जो कल्टीवेशन एग्रीकल्चर के लिए जो हमारा एरिया है और फॉरेस्ट के एरिया वो हमारा ख़त्म होते जाता है, जिससे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ते जाता है। तो ग्लोबल पॉपुलेशन हमारा नियरली लगभग 7 टाइम्स बढ़ चुका है, लगभग 6 बिलियन के लगभग वह है। ठीक है, इसे हमारा कैपेसिटी जो नेचुरल रिसोर्स का कैपेसिटी है उसे हम ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा यूज करने लगे हैं, इसलिए हमें इसे कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो भी Similarly, energy efficient products help to conserve fossil fuels since the same energy service such as lighting, transportation can be done to similar amount of fuel. ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना होगा कंजर्वेशन में कि जो भी फ्यूल्स है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। जो नॉन रिन्यूएबल है स्पेशली उस पर हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है, इसलिए होगा कि वो एग्जॉस्टेड रिसोर्सेज होता है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है अगर हम उसे ज़्यादा यूज़ करें तो। इसलिए हमें ज़्यादातर खास करके ये भी देखना होगा कि हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए, खास करके फ्यूचर जनरेशन
एट प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें उसे रिसोर्सेज को बचा कर रखना है जो एग्जस्टेबल है। एग्जस्टेबल का मतलब नॉन रिन्यूएबल है, जो ख़त्म होने का संभावना ज़्यादा है, ठीक है, उसे हम बचाएं जैसे भी बचाएं, ठीक है। तो जो एक मेथड जो भी यूज करें, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो ध्यान देना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको बोलते हैं जैसे द पैटर्न ऑफ रिसोर्स यूज दैट एम्स टू मीट ह्यूमन नीड्स व्हाइल प्रिजर्विंग the environment so that these needs can be met not only by the present but also by the future generation is called sustainable development। sustainable development बोलते किसका वो देखिए, जो भी रिसोर्स को हम फिलहाल में लिमिटेड अपने ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे, अपने ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हुए और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखेंगे, उसे हम लोग नॉर्मली इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल कौन किया था? तो ब्रॉडलाइन कमीशन, ठीक है। द कमीशन हैज डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंज्यूमिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। हम अपनी ज़रूरत को फ्यूचर के लिए छोड़ दें और हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए जो भी रिसोर्सेज को हम सॉर्टिंग करेंगे, मतलब क्लासीफाई करके हम लोग यूज करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड ऑन हाउ केयरफुली वी यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। दिस वे द प्रेजेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट इज मेंटेन। तो जो भी देश का डेवलपमेंट होता है, जैसे कोई भी कंट्री अगर डेवलपमेंट है तो ड्यू टू द नेचुरल रिसोर्स, अगर नेचुरल रिसोर्स जिस देश के पास नहीं है तो मीन्स वो डेवलप्ड हो पाने की संभावना कम होता है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फीचर्स क्या है, माने खासियत क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या होता है? तो वो हमारे रिसोर्सेज को वेस्टेज होने से बचाता है, एक्सेस कंजप्शन होने से बचाता है। एक्सेस कंजप्शन का मतलब होता है उसको वेस्ट होने से, मतलब एक्स्ट्रा यूज होने से बचाता है। ये हमारे पोल्यूशन को रोकता है, पोल्यूशन जो भी रिसोर्सेज से पोल्यूशन होता है उसे ये रोकता है। और जो भी रीयूजेबल रिसोर्सेज है उसको रिसाइकल्स करता है। क्या करता है? रिसाइकल्स करता है। रिसाइकल का मतलब तो दोबारा यूज़ करता है। दोबारा यूज़ करता है मतलब कि किसी भी चीज़ को, जैसे हम लोग कोई भी प्लास्टिक्स बोटल्स यूज़ करते हैं, वो हम दोबारा किसी भी एज अ टॉय बना के कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है, प्रिजर्व करता है। जैसे वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सब। अगर वाइल्ड लाइफ होगा तो फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट होगा तो वाइल्ड लाइफ होगा, मतलब ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। सो हम लोग किसी एक को भी बचाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बचेगा। इट यूजेज एबंडेंट अल्टरनेटिव मोर रेदर देन एक्सप्लॉइटिंग द स्केयर रिसोर्सेज। जो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज है हम उसे ज़्यादा यूज करें, और जो स्केयर मतलब कम मात्रा में है उसे हम कम यूज करें, ठीक है। इससे हमारे रिसोर्सेज जो ज़्यादा मात्रा है वो धीरे धीरे ख़त्म भी होगा, और जो हमारे पास कम है वो ज़्यादा दिन टिकेगा भी। इसी को हम लोग नॉर्मली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मैंने यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज पे ज़्यादातर कंसंट्रेट करता है। ये सस्टेनेबल मतलब होता है कि वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मतलब सभी देशों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन करता है कि ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज लिमिटेड मैंने रिसोर्स को ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करना है और लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना है। तो हमारा चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हो गया है। तो आप लोग से उम्मीद है क्वेश्चन आंसर इसका आप लोग कर लेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले क्लास में मिलेंगे, और किसी को कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा तो वो कमेंट करेंगे हमारा यूट्यूब चैनल्स पे। ओके, धन्यवाद।